हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ जो कि वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन में आज देखने के लिए मिल रही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बीमारी है जो कि आज मेडिकल साइंस टारगेट कर रही है जिस चीज़ को। एंड हर 10वां आदमी जो है 100 के अंदर से डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस कितनी खतरनाक है, इसका क्या क्योर आज तक बना है नहीं बना, इसकी क्या मेडिकेशंस है, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस है, वो सारा का सारा इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम आते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस, जो ये वर्ड है डायबिटीज़ मेलाइटस, अगर मैं इसको तोड़ दूं, डायबिटीज़ मेलाइटस, मेलाइटस का मतलब क्या होता है? मेलाइटस का मतलब होता है शुगर या फिर स्वीट। मेलाइटस का मतलब होता है शुगर या फिर स्वीट। इसका कहने का मतलब ये है कि एक कंडीशन जिसके अंदर ब्लड के अंदर आपके शुगर्स बढ़ जाते हैं, और जो सबसे कॉमन जो शुगर आपका ब्लड के अंदर बढ़ता है वो होता है आपका ग्लूकोज। तभी जो है डायबिटीज़ के अंदर बोला जाता है कि ग्लूकोज बढ़ गया बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अगर ग्लूकोज बढ़ जाता है तो उसको बोला जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। एक और होता है आपका डायबिटीज़ जिसको बोला जाता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, इंसिपिडस, ठीक है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर सिर्फ शुगर बढ़ते हैं, और डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर जो है एडीएच हार्मोन एक होता है वो कम होता है। एडीएच हार्मोन कम होता है जिस वजह से आपकी बॉडी से वाटर को ज़्यादा के ज़्यादा बाहर फेंका जाता है, तो वाटर का जो एक्सक्रीशन होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। वाटर का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। तो ये इतना हार्मफुल नहीं है जितना ये आपका डायबिटीज़ मेलाइटस है, ठीक है। तो आज हमारा पूरा का पूरा कंसर्न ये डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में रहने वाला है। तो डायबिटीज़ है क्या, पहले तो मतलब नॉर्मली आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, पहले तो हम वो समझने की कोशिश करेंगे कि नॉर्मल फंक्शन क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एबनॉर्मल क्या हो गया, क्या पैथोलॉजी आ गई है उस चीज़ के अंदर जिस वजह से डायबिटीज़ हो गया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं दो आपकी बॉडी के, इंसुलिन और आपका ग्लूकागॉन। इंसुलिन और आपका ग्लूकागॉन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इन दोनों का काम जो होता है अपोजिट होता है, ठीक है। दोनों का काम अपोजिट होता है, ठीक है। अगर इंसुलिन ब्लड के अंदर शुगर को कम करता है तो ग्लूकागॉन इंसुलिन को शुगर को बढ़ा देता है, ठीक है। तो इंसुलिन अगर बढ़ाता है, इंसुलिन अगर कम करता है तो ग्लूकागॉन शुगर को बढ़ा देता है। तो ये जो है दोनों के दोनों हार्मोन आपस में अपोजिटली काम करते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दोनों के दोनों हार्मोन्स को कौन रिलीज करता है? आपका पैनक्रियाज, जो आपका एक ग्लैंड है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, वो इसको रिलीज करता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन को। तो इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन क्या करता है, जो आपका जो खाना खाया है आपने वो ब्लड के अंदर आ जाता है सारा का सारा शुगर, ठीक है। इंटेस्टाइन ने उसको ब्लड में भेज दिया, तो ब्लड से कहा जाता है आपका वो ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स तक, ये अगर आपका सेल है वहां तक की शुगर को कौन पहुंचाता है? आपका इंसुलिन, ठीक है। इसको वापस कौन कराता है? इसको वापस आपका ग्लूकागॉन भेजता है। तो ये दोनों के दोनों हार्मोन जो है अपोजिटली काम करते हैं, ठीक है। अगर इंसुलिन जो है ब्लड के अंदर शुगर को कम करके सेल्स तक पहुंचा देता है तो ग्लूकागॉन जस्ट रिवर्स करता है और सेल से जो है ग्लूकोज को ब्लड के अंदर पहुंचा देता है। तो अब सोचिए कि डायबिटीज कब हो सकता है? डायबिटीज कब हो सकता है? जब इंसुलिन के लेवल कम हो जाए। तब इंसुलिन के लेवल कम हो जाएंगे तो क्या होगा? ये ग्लूकोज जो है इधर नहीं आ पाएगा। तब ये ग्लूकोज इधर नहीं आ पाएगा तो ब्लड के अंदर क्या होगा? ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डायबिटीज एक तो ये रीजन है कि जब आपका इंसुलिन जो है कम है बॉडी के अंदर तब आपका एक डायबिटीज देखने के लिए मिलता है। तो उस वाले डायबिटीज मेलाइटस को बोला जाता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, जो कि बेसिकली देखा जाता है यंगर जनरेशन के अंदर, बच्चों के अंदर देखा जाता है जिनको बचपन से डायबिटीज होता है, ठीक है। तो उनके अंदर इंसुलिन की क्या होती है? कमी होती है, तो उसको बोला जाता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। अब एक मान लीजिए कि इंसुलिन सेल पर काम कैसे करता है, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इंसुलिन जो है कैसे सेल से काम करवाता है, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है? इस सेल से बोलता है कि तुम यार कुछ एक रिसेप्टर बना लो। क्या बना लो? रिसेप्टर बना लो, जिनको बोला जाता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो होते हैं छोटे छोटे चैनल्स होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे चैनल्स होते हैं जो ये सेल बना लेता है। यहां पर वो चैनल क्या करते हैं? ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं कि इंसुलिन ने क्या किया। इंसुलिन ने जो सेल से कम्युनिकेट किया, उसके रिसेप्टर से बातचीत करी, बातचीत करके बोलता है कि यार सेल देखो ऐसा है, तुम्हें अपने अंदर अगर ग्लूकोज चाहिए तो तुम्हें कुछ रिसेप्टर्स, कुछ चैनल्स बनाने पड़ेंगे। उन चैनल का नाम होता है ग्लूट चैनल, ग्लूकोज वाले चैनल होते हैं जो GLU मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड से सेल के अंदर। तो जैसे ये चैनल जो है सेल मेम्ब्रेन में आ जाते हैं सेल की, तो वो जो है आपका ग्लूकोज वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है किसके अंदर? आपका सेल के अंदर। तो ये होता है कि इंसुलिन काम कैसे करता है। और इसी दौरान जो आपका ग्लूकागॉन होता है इसका बिल्कुल उल्टा काम होता है। ग्लूकागॉन क्या करता है? इसका इनहिबिशन करता है, इन चैनल्स का इनहिबिशन करता है, जिस वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी फिजियोलॉजी आपको अगर समझ आ गई तो मैं आपको टाइप 2 समझाता हूँ, ठीक है। टाइप 1 किसके लिए हो रहा था? जब आपका इंसुलिन जो है कम था बॉडी के अंदर, जब ये प्रॉपर्ली इसको सिग्नल नहीं दे पाता था।
टाइप 2 के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज चैनल जो है बन नहीं पाते हैं। मतलब सेल को पता है कि इंसुलिन आता है, उससे बातचीत करता है, कहता है कि यार तुम्हें ग्लूट वाले चैनल बनाने हैं, लेकिन यार सेल जो है केपेबल नहीं है कि वो ग्लूट के चैनल बनाए। केपेबल है लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है कई बार, तो उसको बोला जाता है इंसुलिन का रेसिस्टेंस। क्या बोला जाता है, रेसिस्टेंस। मतलब जिद्दी हो गया है, सेल जिद्दी हो चुका है इंसुलिन से कि यार तू कितना भी मेरे से बोल कि ग्लूट के चैनल बना, मैं चैनल नहीं बनाने वाला। इंसुलिन नॉर्मल था लेकिन ये ग्लूट वाले चैनल नहीं बन रहे। कई बार दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, इंसुलिन और सेल के बीच में। तो ये कंडीशन जब आ जाती है तो इसको बोला जाता है इंसुलिन रेसिस्टेंस, या फिर बोल लीजिए टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो आपको ये बेसिक सी जो है पैथोलॉजी समझ आ जानी चाहिए कि अगर इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है तो उसको बोलते हैं टाइप 1। अगर आप इंसुलिन बाहर से दे देंगे तो ये डायबिटीज जो है कम हो जाएगी, इसलिए इसको बोला जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, IDDM। ठीक है, अब मैं आता हूँ टाइप 2 के ऊपर। टाइप 2 के अंदर इंसुलिन नॉर्मल रहने वाला है, अगर आप इंसुलिन बाहर से देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके अंदर आपको कुछ दवाई देनी पड़ती है, जैसे कि हो गया आपका मेटफॉर्मिन। इनको बोला जाता है आपका ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स। ओरल मतलब आप इनको जो है माउथ से खाते हैं। ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स सबसे कॉमनली दी जाती है आपकी मेटफॉर्मिन, ग्लाइमप्राइड, ये सब दिया जाता है। ठीक है, सल्फोनाइल यूरिएज वगैरह। तो ये क्या करते हैं, इन चैनल्स को बढ़ा देते हैं, इन चैनल की सेंसिटिविटी वगैरह बढ़ा देते हैं, और जो है पेरिफेरल ग्लूकोज का वो बढ़ा देते हैं कि आपका जो पेरिफेरल टिश्यू होते हैं बॉडी के, वहाँ पर ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं, जिस वजह से ब्लड के अंदर क्या होता है, आपका शुगर का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, तो वो कोशिश करते हैं कि ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो जाए सेल के अंदर, जिससे कि शुगर कम हो जाए। ठीक है, तो वो आपका टाइप 2 के अंदर देखा जाता है। इसलिए टाइप 2 को बोला जाता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अगर आप इसको इंसुलिन देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई बारी तब आपका टाइप 2 कंट्रोल नहीं होता, इसे बोला जाता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस के अंदर अगर आप इंसुलिन देते हैं तो डायबिटीज मेलाइटस जो है कम हो जाता है, ब्लड के अंदर शुगर कम होती हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर इंसुलिन की जरूरत पड़ जाती है कई बार। लेकिन बेसिकली जो है नॉर्मली जो है हम ओरल ड्रग्स देते हैं, इसको ओरल एंटी डायबिटिक्स ड्रग्स, इन सबसे कॉमन होता है मेटफॉर्मिन। ठीक है, तो ये आपको टाइप 1 एंड टाइप 2 समझ आ जाना चाहिए कि क्या होता है। अब मैं आता हूँ उनकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर। जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है डायबिटीज के अंदर वो होता है कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस क्या होता है, इसी डायग्राम में हम समझने जा रहे हैं हो क्या रहा है। ठीक है, जो आपका इंसुलिन है वो क्या बोलता था सेल से कि सेल तुम ग्लूकोज को ले लो और अपना रेस्पिरेशन करो, अपनी एनर्जी बनाओ, अपनी एटीपी बनाओ। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रही है। एंड हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है, अगर बॉडी से ग्लूकोज कम हो जाती है तो सेल जो है फैट को यूज करने लगते हैं। अगर फैट कम हो जाता है तो उसके बाद प्रोटीन को यूज करने लगते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, आपका जो है काफी लंबे टाइम से इंसुलिन बॉडी के अंदर नहीं है, या फिर ये वाला मैकेनिज्म फॉलो नहीं होता है, जिस वजह से बेसिकली हमारा कहने का मतलब ये है कि सेल को ग्लूकोज नहीं मिल पाती है। अगर सेल को ग्लूकोज नहीं मिल पाती है तो सेल क्या करेगा, स्टार्व करने लगता है। सेल तरस जाता है खाने के लिए कि मेरे को खाना चाहिए, तो वो क्या करता है, बॉडी के फैट को तोड़ना शुरू कर देता है। फैट को तोड़ के क्या बनाता है, आपका फैटी एसिड्स। अगर आपको बायोकेमिस्ट्री पता है तो आपको पता होना चाहिए फैट टूटकर क्या बनता है, फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स को कहाँ भेजा जाता है, आपके लिवर के अंदर, एंड लिवर के अंदर इसको बनाया जाता है कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज, ठीक है, लिवर के अंदर इसको बना दिया जाता है कीटोन बॉडीज के अंदर। इन कीटोन बॉडीज को सेल यूज करता है अपनी एनर्जी के लिए। बेसिकली ये जो छोटी छोटी बैटरी होती है जिसके अंदर एनर्जी होती है, तो इनको आपकी बॉडी यूज करती है। तो होता क्या है, आपकी जो कीटोन बॉडीज होती हैं वो नेचर के अंदर एसिडिक होती हैं। मतलब आपको पता होगा 2 टाइप के पीएच होते हैं, एसिडिक एंड बेसिक। तो आपका कीटोन बॉडी का जो पीएच होता है वो क्या होता है, आपका एसिडिक। क्या होता है, एसिडिक। ठीक है, एसिडिक पीएच होता है इसका। तो जैसे ही कीटोन बॉडीज ब्लड के अंदर बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, आपका ब्लड का पीएच एसिडिक होने लगेगा। जैसे ही ब्लड का पीएच एसिडिक होने लगेगा तो बॉडी का जो मैकेनिज्म है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, वो फ्लक्चुएट होने लगेगा, क्योंकि बॉडी का जो बेसिक ब्लड का जो पीएच होता है 7.4। अगर वो एसिडिक होने लगेगा तो दिक्कत आने लगेंगी। तो सबसे कॉमन जो साइन देखा जाता है आपका इस प्रॉब्लम में वो होता है आपका जो रेस्पिरेशन होता है, जो आप सांस लेते हैं वो डीप हो जाता है, उसको बोला जाता है कस्मल्स रेस्पिरेशन। ठीक है, कस्मल्स रेस्पिरेशन बोला जाता है। मेरे को पता नहीं इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, बस कस्मल्स होता है। जिसके अंदर होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपका जो बॉडी के अंदर जो एसिड बढ़ रहा है इसको CO2 की फॉर्म में बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इसको CO2 की फॉर्म में बाहर निकाला जाता है जिससे कि बॉडी का जो है पीएच सेटल हो सके। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा डीप होती है, बहुत गहरी सांसें होती हैं। ठीक है, तो ये होता है एक साइन जब आपका कीटो एसिडोसिस को दिखाता है। ठीक है,
तब भी कोई पेशेंट भर्ती होता है जिसका शुगर जो है अनकंट्रोल हो गया एंड कई बार वो अनकॉन्शियस हो जाता है, कई बार अनकॉन्शियस हो जाता है, चक्कर आ जाते हैं। उसका जो है क्या किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, उसका आर्टीरियल ब्लड को टेस्ट किया जाता है एनालाइजर के अंदर। उसके अंदर आपको पीएच बताता है, वो पीएच अगर एसिडिक है तो समझ जाइए कि आपका कीटो एसिडोसिस हो चुका है, ठीक है। वो बंदा शॉक में जा रहा है धीरे धीरे। तो कीटो एसिडोसिस इज नॉट अ गुड कंडीशन एंड कीटो एसिडोसिस सबसे ज़्यादा देखा जाता है टाइप 1 के अंदर, टाइप 2 के अंदर बहुत कम देखा जाता है डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस। तो ऐसी कीटो एसिडोसिस एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ मेलाइटस का, ठीक है। ऐसे ही और कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ मेलाइटस के, उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि जैसे कि आपका जो आँख होती है, आपका जो रेटिना होता है, आइज़ का जो रेटिना होता है वो ख़राब होने लगता है। आपका आइज़ का रेटिना ख़राब होने लगता है क्योंकि जब आपकी बॉडी के अंदर शुगर बढ़ जाएगा, ब्लड के अंदर शुगर बढ़ जाएगा, तो ब्लड क्या क्या करता है, ब्लड पानी को अपने साथ रखता है। तब ब्लड पानी को अपने साथ रखेगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ब्लड का जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा वो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो बॉडी के अंदर नॉर्मली ब्लड प्रेशर हाई रहता है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके अंदर आप हाइपरटेंशन भी देख सकते हैं। मतलब अगर आप इस डिसीज़ का लेट प्रोग्रेशन देखते हैं तो हाइपरटेंशन पे कॉम्प्लिकेशन होती है किसी डायबिटीज़ मेलाइटस की। तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ मेलाइटस कई बार साथ साथ देखने के लिए मिलते हैं। तो हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है, हमेशा बॉल्स के ऊपर, आपकी आई बॉल्स के ऊपर क्या होता है, हमेशा प्रेशर बढ़ा रहता है, जिस वजह से रेटिना डैमेज होने लगता है, रेटिना खराब होने लगता है। तो आई की कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलती हैं। कई बार जो है न्यूरॉन क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डीजनरेट होने लगते हैं, न्यूरोपैथी हो जाती हैं, उनको बोल देते हैं न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती हैं। उसके बाद मोस्ट प्रॉबेबली जो सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है वो होता है आपका किडनी का नेफ्रोपैथी, ठीक है। एक होता है आपका न्यूरोपैथी जिसके अंदर आपके न्यूरॉन्स खराब होते हैं, एक होता है आपका नेफ्रोपैथी जिसके अंदर आपके किडनी के नेफ्रॉन्स खराब होने लगते हैं, जिस वजह से आपका जो एक्सक्रीशन वाला सिस्टम है वो जो है फेल होने लगता है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है आपके डायबिटीज़ के, हाइपरटेंशन, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, ये सारा का सारा। लेकिन अच्छी बात यह है कि डायबिटीज़ को आजकल कंट्रोल करने लगे हम लोग, ठीक है। आजकल बड़ी हाई एडवांस मेडिसिन बना ली है डॉक्टर्स ने, इनको कंट्रोल कर लिया जाता है एंड ऑलमोस्ट हर चीज़ को आज हम क्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने डायबिटीज़ को अपने कंट्रोल में रखा है तो आपको प्रॉब्लम होने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये मेरा आपको बताने का मकसद था कि हाइपरटेंशन, न्यूरोपैथी, रेटिना में प्रॉब्लम आ जाना, ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होते हैं डायबिटीज़ के, अगर उसको कंट्रोल नहीं करके रखते हैं तब, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डायबिटीज़ मेलाइटस, मतलब इसको आप पता कैसे लगाएंगे कि पेशेंट को डायबिटीज़ है। आपके पास कोई पेशेंट आया नॉर्मली, या आपका कोई फैमिली का मेंबर है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि इसको डायबिटीज़ है, आप देख के नहीं बता सकते ना। तो आप उसका क्या करते हैं, ग्लूकोज टेस्ट करते हैं। एक आपका ग्लूकोमीटर आता है डिवाइस, आप हर पेशेंट के पास देख सकते हैं, आपके कोई दादा दादी हो घर में वो भी यूज़ करते हैं उसके डायबिटीज़ के लिए ग्लूकोमीटर, ठीक है। तो ग्लूकोमीटर में क्या होता है, आपका रीडिंग्स बताई जाती हैं कि ग्लूकोज कितना है आपके ब्लड के अंदर, तो उसकी रीडिंग्स को नोट किया जाता है एंड नॉर्मली 130 होती है, 120 130 होती है। ये होती है आपकी रैंडम। अगर आप रैंडम अगर अपना ग्लूकोज टेस्ट करते हैं और 120 से ऊपर आता है तो आप जो है डायबिटीज़ के चांसेस आपको हैं, ठीक है। तो आप डायबिटीज़ मेलाइटस के अंडर फॉल करते हैं ना, आपको और चेकअप्स कराने पड़ेंगे। तो और चेकअप्स कौन कौन से होते हैं, जो सबसे कॉमन चेकअप डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो होता है HbA1c। HbA1c, HbA1c क्या है, HB का मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिन, A जो होता है इसका टाइप होता है, ठीक है, A1c किसका टाइप होता है। तो आपको पता है आपके ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो HbA1c क्या होता है, आपका ग्लाइकेशन हो जाता है। इसका ग्लाइकेशन क्या होता है समझते हैं। एक कॉमन सी बात है, जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बढ़ेगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ेगा, एंड ब्लड मतलब आपका हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन भी होता है। तो ये ग्लूकोज क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलना शुरू हो जाता है, इसके साथ ग्लाइकेशन कर लेता है। इसको बोला जाता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन हम कैसे टेस्ट करते हैं, क्यों टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको बोलेगा देखो हमें आपके 3 महीने की रिपोर्ट्स चाहिए कि आपके 3 महीने में आपकी बॉडी में क्या क्या हुआ। तो वो 3 महीने का जो डेटा होता है वो इस ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन के अंदर स्टोर होता है। वो कैसे, आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी आरबीसी होती है उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन होता है, ठीक है। 120 दिन को मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो बनेगा आपका 3 महीने, ठीक है। तो अगर कोई हीमोग्लोबिन ग्लाइकेट हो गया, अगर कोई हीमोग्लोबिन ग्लाइकेट हो गया तो वो 3 महीने तक उसी आरबीसी के अंदर पड़ा रहेगा, नहीं पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, ठीक है। अगर आपने डायग्नोसिस कराया, उसका ब्लड टेस्ट कराया, HbA1c को काउंट करते हैं तो आपको 3 महीने का एवरेज डेटा मिलता है, ठीक है। तो 3 महीने का आपको जो एवरेज डेटा मिलता है वो आपको बता देता है कि आपकी शुगर कंट्रोल में है नहीं है। तो 5 से 6 तक का होता है इसका नॉर्मल, ठीक है। 5 से 6% अगर आपका ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है तो नॉर्मल है। इससे अगर ज़्यादा होता है तो आपको जो है और मेडिसिन चेंज करनी पड़ती हैं, आपका शुगर जो है कंट्रोल में नहीं रहा है,
आपका लॉन्ग टर्म 3 महीने का जो डायबिटीज़ था वो कंट्रोल में नहीं रहा है, आप स्ट्रेस में रहते कई बारी एंड आपने मेडिसिन छोड़ी हैं या तो, एंड और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तब डॉक्टर क्या करता है, दवा बदलता है। तो एक ये कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलती है। एक मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि डायबिटीज़ और स्ट्रेस, कई बारी जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या फिर कई बारी जो डायबिटीज़ के पेशेंट को चोट लगती है, कोई मेंटल ट्रॉमा हो गया, कोई हादसा हो गया उनकी लाइफ के अंदर, तो वो जब स्ट्रेस लेते हैं तो क्या होता है, आपका जो बॉडी की डिमांड होती है, टिश्यू की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। स्ट्रेस को मैं ऐसे समझाता हूँ कि एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, उससे क्या होगा, आपका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है एंड आपके टिश्यू को क्या चाहिए, एनर्जी हील होने के लिए, लेकिन वो एनर्जी मिलती नहीं है क्योंकि आपका इंसुलिन जो है इसको एनर्जी नहीं देने देता, सेल को इंसुलिन बॉडी के अंदर नहीं होता या फिर ये नहीं बन पाता। तो ग्लूकोज की कमी से क्या होता है, आपका कीटोन बॉडीज बढ़ जाती हैं, फिर से कीटो एसिडोसिस हो जाता है। तो स्ट्रेस की कंडीशन में कई बार कीटो एसिडोसिस देखा जाता है, तो प्रेफर किया जाता है, बताया जाता है पेशेंट्स को कि आप स्ट्रेस ना लें, लाइफ में ज़्यादा सोचें ना, आप ट्रॉमा को किसी अगर फेस करते हैं तो उनको अच्छे से उनका काउंसलिंग की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो डायबिटीज़ के अंदर डॉक्टर्स आजकल यूज़ करने लग रहे हैं, ठीक है। एंड डायबिटीज़ के चांसेस जैसे ही बढ़ते हैं तो डॉक्टर्स जो है हार्ट अटैक वगैरह के जो है तरफ जाने लगते हैं कि यार हार्ट अटैक ना आए तो मैं उसकी भी मेडिकेशंस कई बार चलाने लगते हैं जब डायबिटीज़ काफ़ी लेट डायग्नोस होती है, ठीक है। तो होता क्या है ना, जो डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, आपकी बॉडी के अंदर जो हमेशा शुगर बढ़ी रहती है वो आपकी वेसल्स को ख़राब करने लगती है। क्या करने लगती है, ख़राब, उनका हाइलिन, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर हाइलिन एक आपका वो होता है टिश्यू, वो इकट्ठा होने लगता है यहाँ पर, तब हाइलिन इकट्ठा होने लगता है आर्टरीज के अंदर, तो क्या होता है, आपका अथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस वगैरह बढ़ जाते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल भी हाई रहता है, तो जिस वजह से स्ट्रोक, हार्ट अटैक के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो ये होता है जिसको डॉक्टर अवॉइड करना चाहते हैं, जिस वजह से बोलते हैं डॉक्टर्स की हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाना खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, शुगर कम खाओ, ये सारे के सारे एडवाइस डॉक्टर इसीलिए देते हैं कि और कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए पेशेंट के अंदर। एक और मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर, वो होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेशन होता है, वो तो यार बहुत ही गलत चीज़ होती है जो है, मैंने अपनी आंखों से देखा है इसका सर्जरी, तो मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। वो होता है आपका नेक्रोसिस, टिश्यू का नेक्रोसिस हो जाना। तो होता ही है ना कि आपकी बॉडी के अंदर हमेशा ग्लूकोज तो बढ़ा है, ग्लूकोज क्या होता है, मीठा होता है, एंड मीठी चीज़ पे जो है बैक्टीरिया वगैरह बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, ठीक है। माइक्रो बायोलॉजी के अंदर किया जाता है, इन बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए मीठी चीज़ का यूज़ किया जाता है, शुगर मीडियम, अगार मीडियम, ये सब यूज़ किए जाते हैं। तो समझाने का मतलब ये है कि अगर ब्लड के अंदर शुगर हमेशा बढ़ी रहेगी तो वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ब्लड के अंदर कई बार बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगते हैं, बैक्टीरियमिया देखा जाता है, ठीक है। तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना ये है कि कई बारी ये आपका उंगलियां जो हैं, उंगलियां हाथ की या पैर की, इनको कौन सप्लाई करता है, आपकी ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये होती हैं आपकी एंड आर्टरीज, एंड आर्टरीज मतलब इनको कोई और सप्लाई नहीं करता, इनको सिर्फ एक ही आर्टरी सप्लाई करती है, ठीक है। इनकी एनास्टोमोसिस नहीं होता यहाँ पर। तो नॉर्मली क्या होता है, आपका जो पेट वगैरह है, आपका जो शोल्डर जॉइंट है, यहाँ सब पर जो है आपका एनास्टोमोसिस बनता है। एनास्टोमोसिस मतलब एक से ज़्यादा आर्टरी सप्लाई करती हैं, लेकिन जो आपके फिंगर टिप्स होती हैं, नोज टिप होती है, टो की जो फिंगर्स होती हैं, वहाँ पर सिर्फ एक ही आर्टरी सप्लाई करती है, वो होती है एंड आर्टरीज, ठीक है। तो क्या होता है, कई बारी जो है ये आर्टरी जो है यहाँ पे चोट लग गई, ठीक है, कई बार चोट लग जाती है आपकी उंगली वगैरह में, और बैक्टीरिया यहाँ से घुस जाता है, ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया घुस जाता है। अब हो क्या रहा है, ब्लड के अंदर क्या हो रहा है, आपका शुगर बहुत ज़्यादा है, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये जो है हील नहीं हो पाता, ये जगह हील नहीं हो पाती है, ठीक है। तब ये जगह हील नहीं हो पाती है तो ये बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और इसके जो आसपास की जो नर्व्स होती हैं वो भी डैमेज होने लगती हैं। मैंने आपको बताया था डायबिटीज़ के अंदर आपका न्यूरोपैथी भी देखने के लिए मिलता है, जैसे न्यूरोपैथी होगा तो आपकी नर्व्स जो है डैमेज होने लगती हैं, तो इस एरिया की ऑलमोस्ट सेंसेशन भी जाने लगती है, सेंसेशन जाने लगती है, ये एरिया डेड होने लगता है, नेक्रोसिस होने लगता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपका क्या होता है, नेक्रोसिस देखने के लिए मिलता है। तो इस पार्ट को क्या करा जाता है, आपका एम्प्यूटेट किया जाता है, काटा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थिंग होती है जिसको सर्जन हैंडल करते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा था, एक पेशेंट की उंगली काटनी पड़ी थी क्योंकि उंगलियों में नेक्रोसिस हो गया था ड्यू टू डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। तो ये एम्प्यूटेशन जो होता है इसका एक फाइनल क्योर होता है अगर कोई पार्ट आपका नेक्रोसिस हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, रेयर देखा जाता है ये, ठीक है। तो ये सारा आज हमने डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस किया। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया भर में आज सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रही है आपकी डायबिटीज़, एड्स, HIV जैसे टॉपिक्स पर, एंड डायबिटीज़ बहुत बर्निंग टॉपिक है, अगर किसी को रिसर्च करनी है तो बहुत ज़्यादा बर्निंग टॉपिक है, एंड इसके क्योर में डॉक्टर्स लगे कि इसका एक कोई परमानेंट क्योर बन जाएगा डायबिटीज़ का। और घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि इसका डायग्नोसिस आजकल बहुत ईजी हो गया है, आप अपना ब्लड शुगर चेक करिए आपको पता चल जाएगा। इसकी मेडिकेशंस बहुत हाई लेवल एडवांस आ चुकी हैं, तो हर चीज़ का आजकल क्योर है डॉक्टर्स के पास,
तो इसमें आपको सबसे पहले आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, आपको हेल्दी फूड्स खाने चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्ट्रेस कम लेना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं जो डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर क्योर में हेल्प करती हैं। तो शायद बहुत ज़्यादा हमने आज बात कर ली है, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।